Yes, good evening, all of you. Are you getting my voice? Yes, sir. Good evening. Yes, very good evening. Good evening, sir. Good evening, Yes, sir. very good evening. Very good evening, all. ये Oppo F15 से किसने ज्वाइन किया है? इनका ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है। सर हमारा भी ओप्पो F15 है। ये नहीं लिखा हुआ रहा, मेंशन आ रहा है इसमें। Oppo F15 किसका है ये? प्लीज टेल योर नेम। संगीता मैम, आप तो नहीं है? Oppo F15। ये Oppo के फोन से किसने किया है F15? आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर संगीता। अच्छा, हाँ संगीता मैम। संगीता मैम, नेक्स्ट टाइम से आप अपना नेम मेंशन करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके। Now today we are going to start a new topic of grammar. And that is syntax. Syntax is also known as subject verb agreement. Can you see the screen, all of you? Yes sir. Yes, sir. देखिए, पहले आप समझ लीजिए टॉपिक क्या है। आई हैव रिटन ओवर हियर सिंटैक्स एंड द मीनिंग ऑफ इट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम समीर, आई एम समीर। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं आई इज समीर? इज इट करेक्ट? नो सर। No. नो। हमने क्या किया यहाँ पे, आई के साथ यहाँ एम लगाया है, राइट? तो ये क्या होता है, हम आई के साथ इज नहीं लगा सकते या आई के साथ आर नहीं लगा सकते, लेकिन आई के साथ एम लगाना होगा हमें। ही के साथ हमें इज लगाना होगा, शी के साथ इज लगाना होता है, राइट? दे के साथ आर लगाना है, वी के साथ आर लगाना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? राइट, व्हाई वी आर यूजिंग पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? तो देखिए क्या होता है, ये होता है आपका सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में क्या है, एग्रीमेंट होकर रखता है। जैसे हमने किसी बच्चे को कहा आई के साथ आप एम यूज करोगे, तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसका एग्रीमेंट हो रखा है एम का आई के साथ, कि भाई मैं तेरे साथ ही आऊंगा। गॉट इट? एग्रीमेंट तो समझते ही आप इसमें। तो जब किसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम किसी वर्ब को लगाते हैं, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, राइट? लेकिन यदि मैं इस तरह के क्वेश्चन दे दूं, जैसे आई के साथ मैंने अभी कहा कि जैसे आई के साथ मैं एम लगा रहा हूं, आई एम समीर, क्या हम आई के साथ इज लगा सकते हैं? नो सर। आई समीर तो रॉन्ग होगा, लेकिन क्या कभी भी आई के साथ आप इज लगा सकते हैं? Yes, sir. किस कंडीशन में? देखिए इस कंडीशन में, देखिए यहाँ पे थोड़ा आई को मैंने अलग तरीके से दिया, आई इन सिंगल कॉमा आई हैव गिवन। आई इज, जैसे मान लीजिए आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आई, जैसे आपसे पूछते थे ना बचपन में, पूछते थे हु इज आई इन दिस स्टेंजा, हु इज आई इन दिस स्टेंजा। तो यहाँ पे आई कौन है, तो आई को वो सिंगल कॉमा में रखते थे, याद कीजिए। तो आप क्या करते थे, यहाँ पे आई इज कर सकते हैं जब आई को सिंगल कॉमा में बंद हो। अब देखिए कितना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी चीजें, राइट? कि यहाँ पे आई का मतलब उस मैं से नहीं है, क्योंकि नीचे तो आई का मतलब मैं से है, तो वहां आई के साथ हमने एम लगा दिया। लेकिन जब आई को सिंगल कॉमा में दे रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर लेटर आई के बारे में पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर वर्ड आई के बारे में पूछ रहे हैं कि हु इज आई इन दिस स्टेंजा। सो इन दैट केस हम आई के साथ इज लगा सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, ऑल ऑफ यू?
सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आई को यदि सिंगल कॉमा में दे तो उसके साथ आपका इज आ सकता है, सिंपल। और ज्यादा हमें अंदर नहीं जाना, डेप्थ में नहीं जाना, सिंगल कॉमा में दे दो, ठीक है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं सब चीजों से, ये है क्या चीज, ये जो सारे रूल्स हैं ये होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द वर्ब। अब इसके लिए हमें वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपके एग्जाम्स में देते हैं ना तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सब्जेक्ट क्या है वहां पे, किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारी चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, राइट। ये हालांकि आप किसी बुक्स में देखोगे, जैसे आप लोग एलटी के टीचर्स बनकर पढ़ाएंगे 9th-10th को, तो 9th-10th में तो ग्रामर है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगा। वहां पे भी है आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके 9th और 10th में सीबीएसई में, ठीक है। 11th में थोड़ा कम ग्रामर है, फिर 12th में तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो जो हम सिंटेक्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। तो क्या होता है देखिए, एग्रीमेंट और कनकोड भी कहते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब कनकोड भी कह देते हैं। तो बाय कनकोड इज मेंट फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर, टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, राइट। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। जो भी वर्ब यूज करोगे तो वर्ब में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है और आपका मेन वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो verb must agree with its subject in number and person, right। जो verb है क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट से ले रहा हूं, थोड़ा सा पहला ही रूल मैं डिफिकल्ट वाला ले रहा हूं इस बार। जैसे यूज ऑफ लॉट्स, सबने सुना होगा लॉट्स, राइट, लॉट्स। सो ध्यान रखना इसमें, जो लॉट्स हम लिखते हैं लॉट्स, राइट, वो लॉट्स इक्वल्स टू होता है अ लॉट ऑफ। समझना जरा, यहां पे समझ रहे हैं, लॉट्स का मतलब LOTS, लॉट्स का एक और मीनिंग हो जाएगा, मतलब ये इक्विवेलेंट है ये अ लॉट ऑफ। लेकिन आप बताइए, देखिए इस लॉट से पहले तो मैंने आ लगा दिया, क्या मैं लॉट्स से पहले आ लगा सकता हूं क्या, कैन आई यूज अ बिफोर लॉट्स, LOTS? नो। No. Why? What is the main reason why we can't use a before lots? सर बहुत अत्यधिक मात्रा में हो गया ना, फिर बहुत ज्यादा। Yes, simple. This is actually plural. Lots I am using here. This is a plural word. LOTS. This is the plural. And a lot. So lot वैसे तो अपने आप में लगता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन ये सिंगुलर है, राइट। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि लॉट्स जहां मैं लिख रहा हूं यूज ऑफ लॉट्स, उसकी जगह आप अ लॉट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, राइट। लेकिन यदि लॉट्स यूज कर दिया उससे पहले आ यूज नहीं करेंगे। तो यहां फिलहाल मैं सिंपल सा एक यूज बताता हूं आपको, देखो यूज ऑफ लॉट्स, और लॉट्स के बाद क्या होता है, इन्फिनिटिव यूज होता है, इन्फिनिटिव, राइट। तो जब मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा। तो देखिए, देयर इज लॉट्स टू से। अब यहां पे नियम यह है कि इफ दे आर यूजिंग लॉट्स एंड आफ्टर दैट दे आर यूजिंग इन्फिनिटिव, लास्ट टाइम ऑल्सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू अबाउट द इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला रूल पहले ले लिया मैंने, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि मैंने कहा लॉट्स के बाद यदि इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके टेट में और आपके ये क्या कहते हैं एलटी में कई बार एग्जाम्स में आया। एलटी में तो डायरेक्टली पूछ लिया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई, तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो बस सिंपल रूल बन रहा है कि लॉट्स के बाद यदि इन्फिनिटिव आए तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि देयर और हियर के बाद कोई वर्ब फिक्स नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज या आर फिक्स नहीं होता, वॉज या वर्ब फिक्स नहीं होता, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो अगले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि देखिए यहां पे है देयर इज अ मैन और देयर आर टू मेन। तो बताइए, मैंने यहां देयर के साथ आर लगा दिया है और यहां देयर के साथ इज लगाया है,
बता सकता है आप में से कोई क्यों लगाया? वाई आई एम यूजिंग, हाँ बताइए। सर फर्स्ट वाला सिंगुलर है, मैन एक आदमी है। यस, क्योंकि देखो यहाँ देर के साथ कुछ फिक्स नहीं था, मेन है हमने ये जो अ मैन है एक आदमी, इसको सिंगुलर के देखकर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया इज। दूसरे वाले में क्या है, टू मेन, एम ई एन मैन, और टू आया है तो भाई प्लूरल का डेफिनेशन क्या है? प्लूरल की डेफिनेशन ये है कि या तो दो हो या मोर देन टू हो, तो हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम देर के साथ आर नहीं लगा रहे ना, बिल्कुल नहीं। देर के साथ ना हमने इज लगाया ना देर के साथ हमने आर लगाया, यहां तक कि हेयर भी यदि स्टार्टिंग में आया तो उसके साथ भी नहीं लगाते हम लगा रहे हैं ये जो नाउन आ रहा है अगला, टू मेन, एम ई एन मैन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर हियर, और यहां पे हमने इस अ मैन की वजह से हमने इज लगा दिया। देयर इज अ मैन, देयर आर टू मैन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसका मतलब देर के साथ कुछ फिक्स नहीं होता, अगले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो अगला वाला नाउन देखो यहाँ क्या आ रहा है, लॉट्स टू से। तो भैया जैसे लॉट्स देगा, सर ने बोला था लॉट्स तो प्लूरल होता है, राइट? फिर यहाँ पे लॉट्स टू डू, अरे बाप रे ये भी प्लूरल है। तो भाई सर ने बताया था प्लूरल के लिए तो आर आता है देर के साथ, तो यहां तो इज लगा दिए, तो पगला गए हैं क्या ये? क्यों लगा रहे इस बताइए? नहीं, ये उस अ मैन और टू मैन की तरह नहीं है, राइट? यहां पे देखो लॉट्स का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत, मैनी, अ ग्रेट नंबर, ठीक है? लॉट्स का मतलब होता है कि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे ये कलेक्टिव चीजें हो गई। तो वहां पे बस सिंपल आप यदि ट्रिक याद रखना चाहो कि लॉट्स के बाद यदि कोई इन्फिनेटिव आता है तो क्या हुआ, ये लॉट्स टू से, ये इन्फिनेटिव है क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। लॉट्स टू डू, तो देखो ये भी इन्फिनेटिव आ गया, तो सिंपल, लॉट्स भले ही अ लॉट ऑफ का प्लूरल होता हो, लेकिन लॉट्स के बाद यदि कोई इन्फिनेटिव आता है, टू से, टू डू, तो हमेशा उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, इज लगा रहे हैं, सबसे मेन है इज लगा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या लगा, इज। यदि आप आर लगाओ तो गलत हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर वाला मैंने लिखा है देयर आर लॉट्स टू से, गलत है। क्यों गलत है? अधिकतर बच्चे लॉट्स को देखकर कहेंगे यार सही तो है यार, लॉट्स आया है, दैट इज प्लूरल, एंड बिकॉज ऑफ द प्लूरल वर्ब वी आर यूजिंग हियर प्लूरल वर्ड, वी आर यूजिंग हियर आर। नो, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज व्हाट इज द रूल कि लॉट्स के बाद यदि कोई इन्फिनेटिव आता है तो हमेशा उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो हम इज लगाएंगे। यदि वॉज पर ऑप्शन होगा तो वॉज लगाएंगे, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? ये बताइए संगीता मैम आपका फर्स्ट डे है, दिस इज क्लियर और नॉट? संगीता मैम आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। हाँ, तो देखिए मैंने क्या कहा था इसमें कि देयर के साथ कुछ फिक्स नहीं होता है, THER और HERE हेयर के साथ भी कुछ फिक्स नहीं होता है, उसमें अगले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो अगला वाला यहाँ प्लूरल दिख रहा है लेकिन वो प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे भी लग रहा है प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल नहीं, इसके साथ सिंगुलर आएगा, इज आएगा। ये मेन हुआ उसमें। और मैंने एक और इंपॉर्टेंट बताया कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है? और इन्फिनिटी में एक और रूल बताया मैंने कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि यहां पे ऐसे देते कि देयर इज लॉट्स टू सेड, नो, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेड आ ही नहीं सकता। देयर इज स्टिल लॉट्स टू डिड, ना डिड भी नहीं आ सकता है, डन भी नहीं आ सकता है, सिर्फ डू आएगा क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डू आना चाहिए। तो जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं सारे पॉइंट्स एक रूल में मैंने कई सारे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है? कई सारे पॉइंट्स बता दिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड इसी के पार्ट की। यह है यूज ऑफ लॉट्स इक्वल्स टू अ लॉट ऑफ। मर्जी है आपकी, राइट? मर्जी है, आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं भाई, यदि लॉट है तो आ लगाओ और ऑफ लगाओ, लॉट ऑफ हो गया, और नहीं तो आ नहीं है तो लॉट्स ऑफ लगाओ, मर्जी है वो आपकी, ठीक है? भाई पाई की वैल्यू है, आप 22/7 रखो अकॉर्डिंग टू नीड, या आपने उसको 3.14 करके जो भी डेसिमल में वैल्यू वो रखो, ठीक है? वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे क्या है कि लॉट्स ऑफ का मतलब होता है लॉट ऑफ, जिसका मतलब मैनी या ग्रेट नंबर ऑफ होता है, जिसको बहुत बोलते हैं। क्या है यहाँ पे, ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स,
तो सिंपल। पर ये तो है, क्लियर है कि लॉट ऑफ के बाद अगला वाला नाउन तो प्लूरल होना चाहिए, तो क्लियर है। वहां पे इन्फिनिटिव था इसलिए कोई वर्ब का तो कोई प्लूरल नहीं होता ना। तो ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट। या कर सकते हैं ही हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो या तो आप अ लॉट ऑफ लगाओ या तो लॉट्स ऑफ लगाओ, सेम सेम हो गया। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, या बोल सकते हैं ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। बस सिंपल यहाँ पे है कि अ लॉट ऑफ के बाद लॉट्स लगा सकते हैं उसमें। यदि वो काउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल बनाइए फ्रेंड्स, और यदि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो मनी लगाइए सिर्फ उसमें, राइट। आगे है ही लव मी अ लॉट, राइट। अ लॉट का मतलब यहाँ पे वेरी मच भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, मैंने कहा था आपके एग्जाम्स में चाहे वो आपका टैट हो, चाहे वो आपका एलटी हो, चाहे वो आपका लेक्चरर हो, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पूछेंगे, राइट। अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगला वाला जो टॉपिक यदि कुछ नहीं बचा तो लास्ट में सबसे लेंथी टॉपिक होता है वो, तो लास्ट में सब कुछ करने के बाद वही लेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सर सर लॉट्स ऑफ के बाद अगर फ्रेंड्स आया है तो सिंगल नाउन में हम कंसीडर करेंगे किसको? फ्रेंड्स को। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अ लॉट ऑफ के बाद ये वर्ब नहीं है, ऊपर वर्ब था इसलिए हम उसको सिंगुलर मान रहे थे पूरे को मिलाकर, नहीं। लेकिन यहाँ पे अ लॉट ऑफ के बाद फ्रेंड्स है, वो नाउन है, ये कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको प्लूरली यूज कर रहे हैं, फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका फर्क आप हैज में नहीं पड़ रहा, ये अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स का यूज कोई हैव नहीं पड़े। वहां तो हमारे पास एक प्योर सब्जेक्ट था ही के हिसाब से हम हैज लगाया, तो सबके साथ हैज आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ तो सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए आपको नोट्स बना के दिया है इसमें कि लॉट्स ऑफ का मतलब अ लॉट ऑफ भी होता है, बस इतना आप समझ लीजिए। अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाना है, फ्रेंड्स आ गए, प्लूरल नाउन लगाना है, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मैम समझ में आया आपको? ओके सर। हाँ, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं उसमें, जैसे मैम थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या वर्ब पर, तो देखो यहाँ पे मैंने वर्ब से रिलेटेड कुछ बताया नहीं, क्योंकि ही के साथ हैज आ रहा है, ही के साथ हैज, सब में देखो ही के साथ हैज आया, ही के साथ लव्स आ रहा है लास्ट वाले में। इस ही का और सब्जेक्ट और वर्ब का कोई मेल नहीं। यहाँ पे हम बस इतना आपको बता रहे हैं कि लॉट्स ऑफ का मीनिंग और लॉट ऑफ होता है, या तो आप लॉट ऑफ यूज करो या तो आप लॉट्स ऑफ यूज करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। यदि वो काउंटेबल है तो वो प्लूरल दिखना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स है तो वो फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स बनता है, तो हमने दोनों में देखो हमने लिखा ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहां पे हमने लॉट ऑफ के बाद फ्रेंड्स यूज किया। दूसरे वाला में हमने क्या किया, ही हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, दोनों का मीनिंग तो सेम है, बस दूसरे वाले में मैंने अ लॉट ऑफ की जगह लॉट्स लगा दिया, बस इतना अंतर है, ठीक है। अगला वाला थर्ड वाला क्या है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है, तो अ लॉट ऑफ की जगह मैंने क्या किया, लॉट्स ऑफ यूज कर दिया। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, मीनिंग तो सेम है दोनों की, कोई अंतर नहीं दोनों की मीनिंग में, आपकी मर्जी है, राइट। तो वहां चाहे आप लॉट ऑफ बोलो चाहे आप लॉट्स ऑफ बोलो, दोनों की मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। अगला है ही लव्स मी अ लॉट। अब देखो अ लॉट का मतलब वेरी मच भी होता है, राइट, वेरी मच भी होता है। लेकिन देखिए मैंने अभी बताते बताते आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, कितने होते हैं 8। देखो ये पूछा गया आपके टेट में भी पूछा गया और आपके एलटीएलटी में भी पूछते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे आपने बचपन से पढ़ा हुआ, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, ऐसे 8 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं, ये वाला हमेशा बहुत अच्छे लेवल का पूछते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। whenever they have asked the question from parts of speech, always those was tricky questions। अब तक जो मैंने पढ़ाया आप उसमें से कर ले जाओगे गारंटीड, कर तो आप आगे भी लोगे, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊं आपको, आपको छुट्टी नहीं करनी है और आप बिल्कुल एट रहोगे। हालांकि उसमें से 50% आपको आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 50% बचपन में पढ़ चुके हैं। क्या भाई नाउन के बारे में नहीं पता आपको, नाउन के काइंड्स के बारे में नहीं पता, पता है, बस जो टेक्निकल चीजें मैं बताऊंगा उसका ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टेक्निकल चीजें, कि जब उन्होंने दिया ही लव्स मी अ लॉट, यहाँ पे कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है। ही वह लव्स करता है, मी का मतलब मुझे, अ लॉट का मतलब बहुत करता है, तो बहुत क्या करता है, प्यार करता है, समझना जरा यहाँ पे। तो इस बहुत ने इस लव की विशेषता बता दी,
तो जब कोई वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो आपका एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण, बचपन में पढ़ा होगा आपने। एक होता है विशेषण सिर्फ, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। विशेषण एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, काला गोरा लंबा वाला, ये सब आपके विशेषण होते हैं। लेकिन एक होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। हालांकि मैं कहूँ एडवर्ब तो बड़ा पावरफुल होता है, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सबकी विशेषता बता देता है, लेकिन सबसे मेन उसका नाम ही क्रिया विशेषण है, तो सबसे पहले वो क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉर्ड, ऐसे भी एग्जाम में पूछा कि लॉर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, आप वो बोलेंगे बता पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है ये, लॉट ऑफ वर्ब है, या नाउन है या एडवर्ब है, क्या है आपसे पूछ लेंगे। तो क्या है, अलॉट आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्रिया विशेषण है। तो फिलहाल यहाँ पे वर्ब की कोई बात नहीं हुई इस तरह से। अब देखिए अगला वाला, अब अगला वाला वर्ड हम ले रहे हैं पॉलिटिक्स। सब जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, भाई खूब भारत में पॉलिटिक्स चलता है, राइट। मोदी जी का नाम ही पॉलिटिक्स मान लो, जहां मोदी जी खड़े रहेंगे वहां पॉलिटिक्स चालू। तो यूज ऑफ द टर्म पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज अ होल, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा ट्रिकी, मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोचो एक रूल पूरा सिर्फ पॉलिटिक्स वर्ड पे बना हुआ है, क्या रीजन है? क्योंकि एग्जाम में देते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पॉलिटिक्स दिखता तो आपके जो है प्लूरल है, सर प्लूरल दिख रहा है तो, लेकिन क्या होता है एक बार ये प्लूरल बन जाएगा, एक बार ये सिंगुलर बन जाए, बड़ा अजीब की बात है। सर ये कैसा वर्ड है पॉलिटिक्स, ये एक बार प्लूरल बनेगा, एक जो है एक बार सिंगुलर बन जाएगा, इसकी अपनी मर्जी है क्या? देखिए तो यहां पे होता क्या है, पहले मैं आपको रूल बताऊंगा फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए रूल है यूज ऑफ द टर्म पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। यदि पॉलिटिक्स का वहां मीनिंग सेंस क्या बन रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज अ होल, कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसको हम एक होल की तरह, मतलब एक सिंगल यूनिट में ले रहे हैं, तो भाई यदि सिंगल यूनिट में लेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा नहीं आएगा, बताइए उसके साथ? डेफिनेटली आएगा। यदि हम पॉलिटिक्स वहां हो रहा है उसको हम एक्टिविटीज के तौर पर ले रहे हैं और एक यूनिट की तरह ले रहे हैं, मतलब होल की तरह ले रहे हैं, तो obviously if that is a unit, so obviously that will be considered singular, and if that is considered singular we have to use their singular verb simple. तो क्या है, the village politics these days has become very dirty, right? The village politics these days has become very dirty. अब देखो क्या हुआ कि मैंने कहा जो गांव की जो राजनीति है इन दिनों बहुत गंदी हो गई है, बहुत गंदी हो गई। ठीक है, अब क्या ले रहे हैं कि जो इन दिनों की गांव की राजनीति इसको हम पूरा एक यूनिट ले रहे हैं, तो इसलिए हमने हैज लगा दिया, राइट। यदि आप हैव लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा तो कंफ्यूज नहीं होना, यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि समझ में आया नहीं आया। अब देखो एक ट्रिक बता देते हैं, दा, ठीक है, जैसे यहां पे दा आया, या पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अपने की अंग्रेजी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है, तो मैं एक एक चीज आपको हमेशा बताता रहता हूं। तो देखिए जरा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा आई, फिर उसका एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस मी, और मी का होता है माई, होता है आई मी माई। तो आई क्या होता है सब्जेक्ट, मी क्या होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, होता है विशेषण। ऐसे होता है वी, फिर होता है अस, फिर होता है आर, ये आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव तीसरा वाला। फिर है आपका यू, फिर है आपका यू, फिर है आपका योर, राइट, फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर है आपका यहाँ पे क्या, ही, फिर होता है यहाँ पे हिम, फिर होता है हिज, फिर होता है यहाँ पे शी, फिर होता है यहाँ पे हर, फिर होता है हर। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसे कहते हैं आप अपने की अंग्रेजी। तो क्या है ट्रिक, देखो यदि इसी पॉलिटिक्स वर्ड से पहले, ध्यान देना जरा इसमें, यदि इसी पॉलिटिक्स से पहले जस्ट पहले यदि कोई अपने की अंग्रेजी आए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आए, या तो कोई दा आ जाए, इन दोनों में से एक आ जाए, तो हमेशा क्या करना है, हमें उसके आगे प्लूरल लगा देना, सिंपल। यहाँ ट्रिक आपका यूज हो जाता है। देखो यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स, तो जैसे देखा भाई पॉलिटिक्स वर्ड से पहले अपने की अंग्रेजी आ गई पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो क्या होगा, आपको आर लगाना है। लेकिन क्यों हम यहाँ आर क्यों लगाते हैं भाई, मैंने सिंपल ट्रिक बता दिया कि यदि आपको पॉलिटिक्स से पहले, वर्ड से पहले अपने की अंग्रेजी याद आ दे,
तो क्या लगा देना है आपको, आर लगा देना। लेकिन क्यों भैया, ऐसा क्यों? तो देखो इसमें रीजन हमने लिख रखा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल व्यूज होते हैं हमारे विचार होते हैं, राजनीतिक विचार होते हैं, हमारा विश्वास होता है, हमारे एक्टिविटीज होते हैं, वो इंडिविजुअल है, मेरे इंडिविजुअल है। वहां पूरे गांव का एज अ यूनिट यूज कर रहे थे, यहाँ कोई एज अ यूनिट नहीं यूज कर रहे। यहाँ पे उसका इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है, उसमें उसके विचार है, उसका उसमें जो विश्वास है, उसमें उसका एक्टिविटीज है। समझ रहे हो भाई? मोदी जी अभी हैं, बीजेपी के हैं, वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, 3 राज्यों में जीत गए हैं, तो मेरा क्या व्यूज है उनके प्रति, मैं क्या कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट के प्रति, और क्या है, क्या मेरा विश्वास क्या है उनके प्रति, क्या मैं एक्टिविटीज करता हूँ उस पार्टी के लिए। तो वहां पे हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबॉडी। तो मतलब उनका जो पॉलिटिक्स है, मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में उनके भाषण है, उनके जितने भी रैलियां होती है वो है, उनका व्यूज है, राइट, जो भी वो यूज करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो सब उसमें आएगा उनके पॉलिटिक्स में। इसलिए क्या करना है, हमें आर लगाना है। तो सिंपल, यदि पॉलिटिक्स वर्ड से पहले कोई भी अपने की अंग्रेजी आए या दा आ जाए, जैसे नेक्स्ट वाले में देखो दा आया, ये देखो दा, द पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री बिफोर गांधी केम वर इन अ वेरी लो स्टेट। तो यहां पे हमारे कंट्री की जो पॉलिटिक्स है बिफोर गांधी, गांधी जी से पहले की, तो केम, राइट, आया, वर इन अ वेरी लो स्टेट। तो यहां पे बात है कि वॉज लगा या वर लगा, देखो वॉज लगाओगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, वर लगाओगे तो करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। तो क्या है, हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबॉडी, हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबॉडी, तो यहां पे हमने आर लगा। फिर क्या है, द पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री बिफोर गांधी केम वर, यहां हमने वर लगाया। तो सिंपल ट्रिक बन गया, यदि पॉलिटिक्स वर्ड से कोई अपने की अंग्रेजी हो या पॉलिटिक्स वर्ड से दा हो, तो हमें प्लूरल लगाना है। और यदि पॉलिटिक वर्ड से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, देखो इतना दूर नहीं, जस्ट पहले, तो ये दूर लगा दा, इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स वर्ड से जस्ट पहले यहाँ पे विलेज आया। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर सिंगुलर वर्ब हैज, क्योंकि हैज और हैड में ऑप्शन मिलेगा, तो हैज लगाना है। इज़ामार में ऑप्शन है तो यहाँ इज लगाओगे, वॉज वर्ब में ऑप्शन है तो वॉज लगाओगे, यहाँ पे इज़ामार में ऑप्शन है तो आर लगाओगे, वॉज वर्ब में ऑप्शन है तो वर लगाओगे, सिंपल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। खासकर जिनका फर्स्ट डे होता है वो जो है अलर्ट रहिएगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, जिनका फर्स्ट डे है, ठीक है। नहीं तो सर कहेंगे कि बताओ क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे ही अभी सैलरी का टाइम भी चल रहा है ना, तो समझ में आना चाहिए आपको। देखिए नेक्स्ट है आपका फॉर सपोजिशनल और इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। देखिए जरा यहाँ पे, सपोज करना, मानना, इमेजिनेटिव का मतलब था काल्पनिक। पहले आप इस वर्ड को समझना, राइट, मानने वाले और या काल्पनिक, जब हम कल्पना करते हैं, राइट, मन नहीं करता जैसे कि अरे यार इतनी मेहनत करनी पड़ती नौकरी वोकरी ले, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो सब बेरोजगारों को दे देता नौकरी, लो बेटा नौकरी लो, ठीक है, नौकरी ले लो, कितना मजा आता। सोचो जनवरी का महीना आता और प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे करके जो जो घुघुते खिलाएगा सबको नौकरी, वाह मजे आ गए, काश मैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर होता ना, मजा आ जाता। तो हम लोग बचपन में कुछ भी इमेजिन कर लेते थे, काश मैं प्रिंसिपल होता तो सबकी छुट्टी कर देता, काश मैं ये होता तो मैं ये कर देता, राइट, तो कुछ भी मान लेते हम लोग। तो ऐसे ही सपोजिशनल और आपके इमेजिनेटिव सेंटेंस में एक रूल होता है कि वी हैव टू यूज वर्ब विद ऑल द सब्जेक्ट्स। दिक्कत कहां आती है, क्योंकि समटाइम्स वी थिंक दैट इज गिविंग अवर प्रेजेंट सेंस, तो नहीं, ऐसा नहीं। वहां आपको देखना है, जैसे आई विश, ध्यान देना जरा पे, आई विश, ठीक है, और क्या है, एज इफ, ठीक है, बाकी यहाँ कंडीशनल भी है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। देखिए जब भी कोई सेंटेंस में आगे आएगा आई विश, इसका मतलब होता है, वैसे हिंदी मीनिंग होती है इसका कि मैं इच्छा करता हूं, लेकिन इसका जो सेंस बनेगा होता है काश, मैं इच्छा करता हूं का मतलब काश, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। मान लो मैं ही कह रहा हूं ये कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? नहीं, ये सिर्फ मेरा क्या है, एक इमेजिनेटिव मैंने सेंटेंस क्रिएट किया या सपोज किया कि काश मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता, मैं हूं नहीं ना।
तो ऐसे सपोजिशनल और इमेजिनेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, हमें वर लगाना है। क्या लगाना है, हमें वर लगाना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, भले वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो भले ही प्लूरल हो। विद ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स, सिंपल। तो क्या जगह पे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो हमने वर लगाया। दिक्कत क्या आती है कि सर हम तो वॉज लगाते थे, हम तो वॉज लगाते थे। हाँ, सिंपल सेंटेंस होता तो आपको वॉज ही लगाना पड़ेगा, वो पुराना जो प्रीवियस रूल आपके पास है वो ही फॉलो करना पड़ेगा कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, राइट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, राजेश वॉज गोइंग टू मार्केट। तो आपने आई के साथ तो वॉज लगाया गोइंग टू मार्केट के लिए, शी के साथ भी वॉज लगाया, ही के साथ भी वॉज लगाया, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वर लगाना पड़ेगा, जबकि जनरली हम लोग आई के साथ वॉज लगाते हैं, यहाँ वर लगाना पड़ेगा। व्हाई, व्हाट इज द मेन रीजन? सिंपल, बिकॉज दिस इज एन इमेजिनेटिव सेंटेंस। कल्पना कर रहे हैं काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, हो नहीं। सेम सेकंड नंबर देखो, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता या होती, जो भी आप सोच रहे। कितना मजा आता था, वाओ, पक्षी होते और उड़ते जाते, जैसे बचपन में हम कार्टून में देखते थे, मजा आता था। कोई टेंशन ही नहीं, ना एलटी का टेंशन, ना टेट का टेंशन, ना किसी चीज का टेंशन, आराम से बस पक्षी, खाना खाओ, घूमो फिरो, आराम से मजे आते। लेकिन है नहीं ना, मानने पे क्या है। तो काश मैं एक पक्षी होता, तो क्या लगा दिया हमने, वर लगा दिया। आई वर अ वर्ड, आई विश आई वर अ वर्ड, तो आई के साथ फिर वर लगा दिया। देखो आगे देखिए, अब पहले मैं ये वाला बताता हूं, देखो, इफ ही वर अ किंग, अब हमने आई नहीं दिया, हमने ही लिया। अभी मैंने क्या कहा, ही के साथ जनरली तो हम वॉज लगाते हैं, वॉज लगाते ना, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, ऐसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि काश या यदि वह एक राजा होता, यदि वह एक राजा होता, एक राजा होता, राजा है नहीं, यदि वो एक राजा होता तो ये कर देता, वह एक राजा होता तो ये कर, वह एक रानी होती तो ये कर देती। यदि वह एक राजा होता, उसका मतलब है नहीं वो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर लगाना है ही के साथ, जबकि ही के साथ क्या था, वॉज आता। मैंने कहा ऑलवेज इन दिस सिचुएशन ऑलवेज वी हैव टू यूज वर विद ऑल द सब्जेक्ट, विद सिंगुलर, विद प्लूरल, विद ऑल। इफ ही वर अ किंग, इफ ही वर अ किंग, और फुल स्टॉप लगा तो हो गया, यदि वह एक राजा होता। लेकिन इतने से इनका पेट नहीं भरता। अब हमारे जो दिमाग में बिल्कुल मतलब बम फोड़ेंगे उसके बाद मानते हैं। आप देखो ऐसा नहीं देते एग्जाम में, और भी जो है क्रिटिकल थोड़ा सा बना कर देंगे, डिफिकल्ट बना कर देंगे। कैसे देंगे वो, अब आजकल का रिवाज आया था, नया नया फैशन चलता है, ऐसे मॉडर्न इंग्लिश भी बड़ा परेशान करती है। जैसे जैसे मॉडर्न इंग्लिश और इंक्लूड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके और सेंटेंसेस बन रहे हैं। क्या होता है, इसी सेंटेंस को जैसे हमने लिखा है इफ ही वर अ किंग, तो इनसे इनका मन नहीं भरेगा, अरे यह तो सिंपल लग रहा है, थोड़ा फैशन के अकॉर्डिंग चलो। अब फैशन क्या बना रहे, जैसे आपने देखा ना सिंपल जीन्स पहनते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग सिंपल नहीं, उसको और थोड़ा सा इनोवेटिव क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, जीन्स फाड़ लेते हैं, फाड़ लेते हैं ना, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए कि यार और थोड़ा फैशन वाला होना चाहिए, मजेदार। मैंने तो जब पहली बार देखा तो मैं शॉक रह गया, मैंने तो बच्चे को टोक दिया, मैंने कहा अरे यार तेरे कपड़े फट रहे हैं। कह रहे नहीं सर मेरे कपड़े नहीं फट रहे, ये तो फैशन है, आपको नहीं पता। मैंने कहा हाँ यार ऐसा भी है क्या, राइट। अब उसी तरीके से इंग्लिश में क्या हो रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चंस ना देखकर अब दे रहे हैं वर ही अ किंग। अब बताइए आपके सामने भी ऐसा सेंटेंस दे दे, वर ही अ किंग, वर ही अ किंग, राइट, क्या आप इसको सही मानेंगे? इज इट करेक्ट? एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो हमने लिखा था इफ ही वर अ किंग, इसी का एक इक्विवेलेंट सेंटेंस बना दिया इन्होंने, वर ही अ किंग, दोनों के मीनिंग सेम है, इक्विवेलेंट है दोनों। तो आप कहोगे सर इफ कहां गया, ये तो अंडरस्टूड है। जैसे ही आप इफ को हटाओगे, जो भी सेंटेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगा, वर, डब्ल्यू कैपिटल बन जाएगा। और क्या होगा, वहां फुल स्टॉप की जगह आपको एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना पड़ेगा ऐसे, और काफी बार तो फुल स्टॉप भी देते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, राइट। आपके एग्जाम्स में दे सकते हैं एरर फाइंड आउट करो कि वर ही अ किंग, दिस इज करेक्ट और नॉट।
बच्चे कहेंगे हाउ इज इट करेक्ट सर, we have taken the helping verb in the beginning. If we have taken the helping verb in the beginning, that will be known as single interrogative. हाँ, आप करेक्ट हो, सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ इफ ही वर आ किंग और वर ही आ किंग दोनों का मीनिंग सेम है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा 1 और +1 में क्या डिफरेंस? एनीवन कैन टेल मी अबाउट मैथ्स? सिंपल मैथ्स पूछा है मैंने इंटीजर के बारे में। कोई डिफरेंस पता है किसी को? क्या डिफरेंस है दोनों में? भाई दोनों आपके सेम है। पॉजिटिव होता है एंड वन का वन माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके आगे कोई साइन नहीं है इसलिए। नहीं मैम, देखिए जब कोई साइन नहीं होता है, हाँ, जब सब प्लस जब हाँ प्लीज म्यूट योर माइक, मैं बताता हूँ, ठीक है? आप लोग आसपास कोई होगा तो सब कुछ सुनाई देता है, ठीक है? देखिए 1 इक्विवेलेंट आपका है +1 के। कैसे? इसमें हमने एक पॉजिटिव साइन लगा रखा प्लस का, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसके सामने कोई साइन नहीं है। जब किसी नंबर के सामने या किसी डिजिट के सामने कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव इंटीजर ही माना जाता है, वो भी पॉजिटिव माना जाता है। मींस 1 और +1 दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेम है, ठीक है? उसी तरीके से आपका वर ही आ किंग, राइट? क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ देखो, और ऊपर से हमने ही के साथ वर लगाया, और इफ ही वर आ किंग। तो बनाते कैसे ऐसे सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंस बनाने का सिंपल तरीका है कि जब भी कोई इमेजिनेटिव सेंटेंस ऐसे देंगे, उसका हेल्पिंग में उठाकर आगे ले आओ, जैसे वर को ले आए, इफ अपने आप गायब हो जाएगा और ही आ किंग बन जाएगा, वर ही आ किंग बन जाएगा, राइट? और एक्सक्लेमेशन साइन, दोनों का मीनिंग सेम है कि यदि मैं वह एक राजा होता। इज इट क्लियर? यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा क्लियर हो गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? अब देखिए, अब चौथा, पांचवा और छठा, जिन लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस कर रखा है, कंडीशनल सेंटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको मैं दोबारा भी करवाऊंगा कंडीशनल को, रिवाइज जब रिवीजन करेंगे तब करेंगे उसमें। तो अब देखिए मैंने उस कंडीशनल का रूल तीसरे चौथे में यहाँ पे पांचवें लगा दिया। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, छठे वाले से मैं बता रहा हूं। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, बताइए क्या आप में से मैं किसी की जगह ले सकता हूं क्या? कभी कभार हम कहते हैं ना कि यार उसने तुझे इतना डोमिनेट किया, इतना इंसल्ट किया, यदि मैं तेरी जगह होता ना फिर ये कर देता। कभी कहते नहीं हम लोग, यदि मैं तेरी जगह होता, तो वहां पे क्या होता है, ये एक सपोजिशनल है, सपोज कर रहे, मान रहे, सिर्फ कल्पना कर रही, यदि मैं तेरी जगह होता तो मैं ये कर देता, राइट? आप और हमसे कभी कभार कुछ लोग कहते हैं यदि मैं तेरी जगह होता ऐसा करता, भाई आकर देख मेरी जगह तब पता लगेगा तुझे, राइट? कोई नहीं ले सकता हमारी जगह, ना हम किसी की जगह ले सकते हैं। तो ये सिंपल होगा कि whenever they are giving any subject we have to use verb with all the subject, simple. So what we are using here, if I were you, यदि मैं तेरी जगह होता तो क्या करता, I would kill him, मैं उसको जान से मार देता। अब यहाँ पे would कैसे आया वो कंडीशनल में मैं बता चुका हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे verb पे बात करते हैं कि if they have given any suppositional sentence or imaginative sentence, we have to use their verb with all the subject. It doesn't matter the subject is singular or plural, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना है, ठीक है? अब देखते हैं पांचवा, थोड़ा उल्टा उल्टा चल रहे हैं। अब है शी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया। अब एज इफ वर्ड आया, देखो एज इफ, एज इफ का मीनिंग याद रखेंगे, मानो कि या जैसा कि उसने ऐसे ऑर्डर दिया मानो कि वह मेरी मदर हो। होता ना, काफी बार टीचर हमसे ऐसा ट्रीट कर जाते हैं, मदर की तरह ट्रीट करने लगते हैं, बड़ा इमोशनल करने वाला होता है ना। कभी कभार जो है मदर इन लॉ भी मदर की तरह ट्रीट करती है तो बड़ा इमोशनल करने वाला होता है, अरे यार मदर की तरह करती है, कितना अपना मानती है, नहीं? तो बड़े लकी होते हैं जिनको खैर ऐसे मदर इन लॉ मिलते हैं मदर की तरह। तो ये क्या है, शी ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया। जैसे होता है ना, सासू माँ बोले चल बेटा अभी मेरे सामने दवाई खा, अभी मेरे सामने खाना खाओ, तो कितना लगता है, बिल्कुल मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी के, बिल्कुल कि मदर भी ऐसे ट्रीट कर रही है, मदर इन लॉ। तो शी ऑर्डर्ड एज इफ, मानो कि वह मेरी माँ हो। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, ये भी क्या है, ये भी आप मान रहे हैं, है नहीं? क्योंकि आप फिर बोलते कैसे कि उन्होंने ऐसे ऑर्डर किया मानो कि वो मेरी माँ हो,
मानो कि, मान रहे हम, है नहीं, तो यहां पे क्या आएगा, वर। वर, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे एज इफ वाले सेंटेंस में भी हम लोग वर का यूज कर सकते हैं जब वो इमेजिनेटिव या सपोजिशनल। सेम एज, अब देखिए यहां पे मैंने एक सेंटेंस नहीं लिखा है पे चौथे वाले में, एक्चुअल में यहां पे ये था इफ शी वर एन ईगल। यदि वह एक ईगल होती तो क्या करती, वो मेरे पास उड़कर आ जाएगी। यदि वो एक ईगल होती तो मेरे पास उड़कर आ जाती ना, कितना मजा आता है ईगल होते तो। लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है, वो ईगल नहीं है। यदि वो ईगल होती तो यहाँ पे क्या है, शी के साथ वर लगाना था। बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उस वर को आगे लगा दिया बस। वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अगेन अगेन आई एम सेइंग, यू कैन सी दिस बोथ सेंटेंसेस। वर या किंग, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। वर शी एन ईगल, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। Got it? This is called suppositional or imaginative sentence where we have to use were with all the subjects. Were, W-E-R. Clear all of you? Yes, sir. जिसका फर्स्ट डे है, संगीता मैम आपका फर्स्ट डे है, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? संगीता मैम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, चलिए आगे देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट रूल। अब ये काश वाला बड़ा परेशान करेगा। काश वाले में बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां पे था कि एक प्रोनाउन दे रहे थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना था। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब वही देखो, ये काश के लिए आई विश, काश, राइट, मैं ये करूं और वो करे, या करना, डू वाला करना। जैसे कि यहाँ पे कि काश मैं तुमसे मिलूं, काश मैं आपसे मिलूं या मैं तुमसे मिलूं। बोलते हैं ना हम लोग ऐसे करते हैं, यार बड़ा मिलने का मन कर रहा है, काश मैं आपसे मिल पाता, राइट। तो आई विश आई मीट यू, तो यहां पे क्या है, इस आई विश के बाद आप प्रेजेंट डिफिनिटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि काश मैं तुमसे मिलता, आई मीट यू। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो वर, आई विश के बाद वर यूज करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्योर प्रेजेंट डिफिनिट टेंस जो हमने पढ़ा था वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जब रटने लगते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे कि सर ने तो बोला था वर आएगा, यहाँ तो प्रेजेंट डिफिनिट आ रहा है। भाई वर तब आएगा जब हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, राइट, हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, सहायक क्रिया। यहाँ पे हम टेंस की बात करें, पूरा कंप्लीट सेंटेंस हम बना रहे हैं कि आई विश आई मीट यू। अगला है आई विश ही मीट्स यू, काश वह तुमसे मिलता, काश वह तुमसे मिलता, ही मीट्स यू, तो यहां पे मीट्स लगा दिया, ठीक है। आगे है आई विश आई डोंट मीट यू, काश मैं तुमसे नहीं मिलता, काश मैं तुमसे नहीं मिलता, तो डोंट मीट यू, तो सिंपल हो गया। आई विश ही डजंट मीट यू, काश वह तुमसे नहीं मिलता। आई विश राहुल डजंट टॉक टू यू, काश राहुल तुमसे बात नहीं करता। आई विश वी डोंट गो फॉर अ प्ले टुडे, काश हम जो है ये खेलने के लिए नहीं जाते। आई विश आई टॉक टू यू, तो मतलब कहने का मतलब है कि आई विश के बाद भी आप प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं जब आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब उसी आई विश के बाद सब्जेक्ट के बाद आप वुड भी लगा सकते हो, राइट, वुड भी लगा सकते हो। कब लगा सकते हैं, जहां पे सेंस बने, जाता, बुलाता, डांटता, मिलता, इस तरह का सेंस बने, तो वहां पे देखिए, वहां पे क्या करना, आई विश आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर, मैं वहां पे जाता, राइट। अब यहां पे आप विल का यूज नहीं कर सकते, विल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको वुड यूज करना पड़ेगा, राइट। काश मैं वहां पे जाता, क्योंकि आप गई नहीं वहां पे, आप सोच रहे काश मैं वहां जाता, राइट, अभी भी जो है इमेजिनेशन में आप हैं। तो आई विश आई वुड गो देयर, विल नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, आई विश के बाद वुड आएगा, ठीक है। फिर है आई विश आई वॉन्ट गो देयर, वुड और नॉट को मिलाकर वॉन्ट हो गया, काश मैं वहां नहीं जाता। अगला है आई विश ही वुड कॉल मी, काश वह मुझे बुलाता, राइट, विल नहीं आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव गिवन दिस सेम सेंटेंस बट दे वर यूजिंग देयर विल, राइट, विल नहीं आएगा क्योंकि आई विश यहाँ पे इमेजिनेटिव है तो वुड ही आना चाहिए। आई विश आई वुड मीट यू, काश मैं तुमसे
मिल पाता। आई विश माई मदर वुडेंट स्कॉल्ड मी, काश मेरी मदर मुझे नहीं डांटती। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो कई सारे टेंसेस आ सकते हैं। देखो आई विश के बाद अगला देखिए, काश मतलब आई विश के बाद आप जो है सब्जेक्ट के साथ वुड और हैव प्लस V3 भी लगा सकते हैं। तो जिन्होंने कंडीशनल कर रखा उनको पता होगा, एक तो यहाँ विल नहीं आएगा, पहली बात बार बार मैं कह रहा हूं, हमें वुड ही यूज करना है। तो एक वुड के साथ V1 आता है, ये मैं पहली बार बता चुका हूं, आपको पहले भी बताया मैंने। और यहाँ पे वुड के साथ हैव लगाकर V3, ये रूल होता है, right? If they have given I wish and after that we are using subject plus would plus have. If they have given have, then we have to use a V3, always remember. So I wish I would have done his work. काश मैं इस काम को कर चुका होता, राइट? तो would लगाएंगे, have लगाएंगे और V3 लगाएंगे। I wish I would have done this work. काश मैं इस काम को कर चुका होता। I wish he would have met me. काश वह मुझसे मिल चुका होता। I wish I would have. तो बस सबसे मेन पॉइंट है कि we are not going to use any will here, that will be wrong, and we have to use your would, and afterward if they have given have, so just after that we have to use your V3. Always remember V3, would plus have plus V3, would plus have plus V3, right? This is important. So last one they have given, I wish we would have spoken with you. Spoken आया देखो, would have spoken, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। I wish Rahul would have seen him, would have seen, right? इस तरीके से होगा उसमें। आगे देखिए, आगे है कर सकता, पाता, इस तरह से I wish प्लस सब्जेक्ट प्लस could प्लस V1, राइट? I wish प्लस सब्जेक्ट प्लस could प्लस V1। अब मैंने आपको कहा था या तो would आए, या तो could आए, या तो might आए, हमेशा उसके साथ V1 ही लगना चाहिए। तो इसके साथ देखिए, यहाँ पे जैसे could दिया तो उसके साथ V1 आ गया। I wish I could go there, काश मैं वहां जा पाता या जा सकता। I wish I could go there, right? I wish Rahul could meet me, I wish Rahul could meet me, तो यहाँ पे could आ गया, V1 आ गया, राइट? मिल पाता, काश राहुल मैं जो है, काश मैं राहुल जो मुझसे मिलता, काश राहुल मुझसे मिल पाता। ठीक है, आगे हो गया I wish I couldn't go there, काश मैं वहां नहीं जा पाता। I wish my mother could meet me in the market, काश मेरे फादर जो है मुझसे मार्केट में मिल पाते। I wish I could play guitar, तो देखो यहाँ पे एबिलिटी के लिए आ रहा है। एबिलिटी बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम कि एबिलिटी कैपेसिटी के लिए, जो सकना के लिए, वहां पे आपको क्या लगना है, कुड लगा सकते हो। बट कुड ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर कहते हैं सर कैन का पास्ट कुड होता है, ठीक है? तो सर कुड के साथ तो यहाँ पे पास्ट के साथ V2 या V3 आना चाहिए, नहीं, कभी नहीं। ये कई बार एग्जाम में दिया है कि यदि वहां पे उल्टा भी देते हैं, V1 देंगे और आपसे ऑप्शन पूछेंगे, ठीक है, कि कुड आएगा या कुड हैव आएगा, तो भाई कुड आना चाहिए, हैव तो नहीं आना चाहिए, हैव के साथ V3 आएगा, ठीक है? तो कुड के साथ, माइट के साथ, वुड के साथ आपको V1 लगाना है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट है कर रहा होता। जैसे आई विश के साथ आपको सब्जेक्ट के साथ वुड बी प्लस V1 प्लस ING भी लगाना होता है। जैसे आई विश ही वुड बी प्लेइंग इन माई टीम, काश वह मेरे टीम में खेल रहा होता। अब देखिए, मैंने क्या एग्जाम में वो आपको विल देते हैं, विल, तो विल नहीं लगाना है, ठीक है? विल नहीं लगाना है, ठीक है? तो यहां पे क्या लगाना है, वुड लगाना है। आई विश ही वुड बी प्लेइंग, खेल रहा होता, वुड बी प्लेइंग इन माई टीम। आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग इन दिस IPL, काश सचिन जो है ये IPL खेल रहा होता। आई विश ही वुड बी अर्निंग गुड मनी, काश वह जो है अच्छी मनी कमा रहा होता। आई विश शी वुड बी थिंकिंग अबाउट मी, काश वह मेरे बारे में सोच रही होती। आई विश माई स्टूडेंट्स वुड बी स्पीकिंग, देखो यहां V1 प्लस ING लगा दिया। आई विश माई स्टूडेंट्स वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है? आगे देखिए, सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात चल जाती है ना, ये भी बस ता के आगे कुछ नहीं होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आप बात करेंगे ना,
तो वहां पे थोड़ा अलग है। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर में क्या होता है, देखो फ्यूचर में हम लोग करते हैं विल का यूज या यस करते हैं शैल का यूज, ठीक है। उसके साथ आपने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और उसके साथ रहेगा बीन। तो देखो इसमें और उसमें डिफरेंस होता है। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ विल और शैल नहीं ले सकते, वो तो बिल्कुल मना ही है। आई विश के साथ तो विल शैल आ ही नहीं सकता, साफ मना है। और जब भी एग्जाम्स में दिया है पता है, यहाँ पे वो विल शैल ही दिया है कि आप इजीली उस गलती को पकड़ सको। दूसरी बात, इसके साथ बी दिया है प्लस आईएनजी दिया है, राइट। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ तो कहीं मैच ही नहीं करता। पहली बात, ये मैच थोड़ा बहुत जो कर रहा है वो कर रहा है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी था गड़बड़। वहां हम विल और शैल लगाते हैं, ठीक है, और विल और शैल के साथ क्या लगाते हैं, बी, और बी के साथ V1 प्लस आईएनजी। तो यहाँ क्या मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है और V1 प्लस आईएनजी मैच हो रहा है, बस। लेकिन ये जो विल और शैल को तो साफ मना कर रखा, भैया लगाओगे नहीं आई विश के साथ, तो उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, वुड लगा रहे हैं। ये डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि ये किससे मैच कर रहा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस से थोड़ा मैच कर रहा है। क्लियर है मैम? सर। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखो ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एलटी का दिखाया था पेपर, तो ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। सीटेट का आप लोगों ने दिया होगा, यूटेट का एग्जाम दिया होगा, उसमें भी पूछ लेते हैं। तो देखो ये सब तो बेसिक चीजें हैं, जो जो चीजें मैं पढ़ाया मैंने आप लोगों को, टेंस पढ़ाया मैंने, कंडीशनल पढ़ाया मैंने आपको, पैसिव वॉइस पढ़ाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़ा इसमें, राइट। और क्या पढ़ा हमने, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो आगे भी हम लोग दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए इसमें आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा कुछ ज्यादा ही बहुत ये, हालांकि इसको गलत मानो आप फिलहाल यहाँ पे इस लाइन को, जहां जहां बी आ रहा है, ठीक है। बी वाला आप मत समझिए, ठीक है, बी वाले को मत समझिए, इसमें थोड़ा अलग लेवल का है वो। हम्म अब देखिए इसमें क्या है, बी का मतलब होना। अब देखिए ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे इतने को नहीं समझना है, ठीक है, ये सेकंड वाले को हटा देते हैं, फिर यहाँ पे फोर्थ वाले को हटा दे रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी है बी वाले सब हटा देते हैं, फिफ्थ वाले को भी। तो यहाँ पे क्या है, देखो बस समझो आप एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से कि जब आपके ब्रैकेट में बी देंगे, ये मैं लास्ट टाइम ही बता चुका हूँ, because whenever they are giving the question from this, so they are giving b in bracket. So what is the meaning of b here? Actually b means here is mr whenever they are talking about present. Then if they are talking about past, so we have used their was were. अब ऑप्शन में तो एक ही होगा बी, वहां कोई इजमार नहीं दिखेगा। ऑप्शन ब्रैकेट में वो आपको देंगे बी, राइट। और आपको जो सोचना है, वहां इजमार भी हो सकता है, वहां पॉज भी हो सकता है। हालांकि ऑप्शन तो रहेंगे आपके एग्जाम्स में बी के लिए, लेकिन इजमार का मतलब वहां पे इजमार, सॉरी बी का मतलब होगा इजमार या वॉज वर पास्ट के लिए। या कभी कभार हम लोग जब परफेक्ट बना देते हैं तो बीन, या हम पैसिव वॉइस बना देते हैं तो बीइंग भी आ सकता है, ठीक है। बीइंग भी, या अकॉर्डिंग टू सेंस आएगा, बीन या बीइंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, सिंपल, काश मैं घर पर आऊं, तो आई विश के बाद आप क्या कर सकते हैं, आई विश आई एम एट होम। काश मैं घर पर हूं, मतलब आप जब मेरे घर आए तो काश मैं घर पर हूं, आई विश आई एम एट होम, ठीक है। फिर आगे है इस तरीके से कि आई विश माई फ्रेंड इज नॉट इन हॉस्पिटल, काश मेरा दोस्त जो है हॉस्पिटल में ना हो, ठीक है। तो इज लगा दिया हमने बी के लिए, इतना समझिए फिलहाल यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आई के साथ, आई विश के साथ जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि आप वर लगा सकते, लेकिन आजकल क्या आ रहा है, वुड बी भी दे रहे हैं ऑप्शन, वुड बी, कि काश वह प्राइम मिनिस्टर होता, पीएम होता, तो होने के लिए या तो वर लगाओगे या तो उसकी जगह वुड बी लगा सकते हो आप, ठीक है, वुड बी, राइट। कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो या तो आपको पहले बता चुका हूं, वहां पे होने के लिए वर लगाओगे पास्ट के लिए, या तो आप उसकी जगह लगाओगे वुड बी। आजकल ऑप्शंस में दे देते हैं वुड बी को जब वर, क्योंकि हर बच्चा रट लेता है कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर अ वर्ड, तो वो वर रट लेता है। तो इन प्लेस ऑफ वर वी कैन यूज देयर वुड बी आल्सो, राइट। वुड बी भी यूज कर सकते हैं होने के लिए। आई विश राहुल वुड बी माई ब्रदर, राइट, काश जो है राहुल मेरा भाई होता। आई विश आई वर योर फ्रेंड, तो देखो जहां जहां वर आ रहा है वुड भी लगा सकते हो आप।
आई विश ही वर योर्स, कि काश वह तुम्हारा होता, राइट। आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरे होते, बोलते ना हम लोग ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वर आएगा, शायद देखो वो यू आया, यू के साथ तो हम वर वैसे भी लगाते हैं, राइट। ही के साथ हम वर नहीं लगाते, लेकिन ही के साथ हमने वर लगाया, ही के साथ हम वॉज लगाते, आई के साथ भी हम वॉज लगाते हैं, यहाँ वर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे इमेजिनेटिव सेंटेंस है, सपोजिशनल सेंटेंस है। लेकिन अभी आपने क्या सीखा कि इस वर्ब की जगह आप वुड बी भी लगा सकते हो, वुड बी। क्लियर है? देखिए जब ग्रामर पढ़ा रहा हूं, देखो ग्रामर है टेक्निकल चीजें, इनको आप कॉपी में अच्छे से कॉपी बनाइए, ठीक है। और फिलहाल आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आज इसके लिए, ठीक है। जितना भी बताया मैंने, टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द फर्स्ट पेज। Yes, taken first page. Now second. Now third. Now fourth. Now fifth. ठीक है, ये आप अपने कॉपी में करते रहिएगा इसमें, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड, ठीक है। यस, एनी कंफ्यूजन, डू यू हैव एनीवन? नो सर। सर